सोपू जी अग्निहोत्री जी दोनों फेल हो जाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कई बार कटाक्ष करते हैं, मुझे लगता है वो अच्छी चीजें नहीं है। सत्य जी, आप सदन में यहाँ पर सरकार को सुझाव दे रहे हैं मंत्री बनाने का, धर्माणी जी को मंत्री बना दीजिए, इनको मंत्री बना दीजिए। उसमें अब उनको लगता है वो खज्जल है, जहाँ हम खज्जल है वो तो दुनिया बताएगी कि कौन खज्जल है। मुख्यमंत्री जी इस समय पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खज्जल हो गए हैं। उनके अपने पूर्व विधायक, उनके अपने मंत्री बोलते हैं कि सर ये बड़ा जरूरी था जो पिछली गवर्नमेंट ने खोला था, इसको दोबारा खोलो। जेम सुक्खू कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोगों की इनकी जेब में जब तक पैसा नहीं आता, जो उस पैसे को पैसा नहीं मानते। केंद्र की तरफ से एक चौहन्नी की मदद नहीं की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? उस कांग्रेस के लीडर ने तो जहां तक बयान दे दिया कि बीजेपी के लोग जो दिल्ली जा रहे हैं पैसा रोकने के लिए जा रहे हैं। आप वोट डालेंगी तो आपका अगले महीने से पेंशन लग जाएगी, अगर बीजेपी आगे तो नहीं लगेंगी। 100 परिवार को पता नहीं लगा कब हमारी कांग्रेस वोट खरीद गई रात को 1500 महिला को देकर। तो आपने देखना है, अपने बूथ नहीं बचा पाएंगे जो लोग। पिछली बार अपने अपने बूथों पे वीरभद्र जी भी आ रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले दबाव डाल के गोबर बेचेंगे हम आके, उन्होंने कहा है इनसे। हिमाचल कांग्रेस के नारे नहीं है, कांग्रेस के जो पाप है, जो वायदे हैं, जो पूरे होने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आपको लगेगा तो आप लोग सहयोग करना हमारा। जयराम ठाकुर जी ने बोला भी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि भैया तुम एक बार बोल दो कि हमसे गलत लिख हो गया है गारंटियां, हम भी दोबारा बात नहीं उठाएंगे। हम भी नहीं दे सकते थे ये, इसलिए हमने लिखा नहीं। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में खास इंटरव्यू लेकर के आए। इस समय हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है और नई प्रदेश सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। इस मानसून सत्र से पहले प्रदेश में भारी आपदा आई है। उन सभी सवालों से जुड़े हुए और अन्य सवाल हम यहाँ पर हमारे बीच में सतपाल सत्ती जी मौजूद है। एक हम कह सकते हैं जुझारू नेता, एक्सपीरियंस नेता, पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और फिलहाल ऊना से विधायक है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, सबसे पहला सवाल आपदा से लेकर के हम पूछना चाहेंगे कि आपदा तो हिमाचल प्रदेश में हो गई, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आपदा में जो सरकार के द्वारा प्रबंधन किया गया है उसे किस तरह से देखती है? क्या सरकार सक्सेस रही है या कमियां यहां पर रह गई? पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के दिनों में ऐतिहासिक आपदा एक आई है। आज तक का जो इतिहास रहा है, इतनी बड़ी बारिश और इस तरह का नुकसान जान और माल का आज तक नहीं हुआ। और बहुत बड़ी आपदा है जो हिमाचल के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से जो आंकड़े दिए गए हैं, लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ और 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50-60 जिंदगियां भी ऐसी हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गए। ऐसे ही पशुओं का है, मकान का है, जमीनें धंसने का है, सड़कें टूटने का है, रेलवे ट्रैक टूटने का है। बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। इस नुकसान को हम लोग अगर हम देखें तो काफी हद तक गवर्नमेंट के माध्यम से जो शुरुआती दिनों के अंदर हुआ उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गैप इनका रहा। इनको चाहिए था कि जितनी बड़ी आपदा थी उतनी बड़ी ही लोगों को जिम्मेवारियां बांटनी चाहिए थी। सब मंत्रियों की मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर मंत्री बिठा करके और उसके साथ साथ में पूरा जो सरकारी सिस्टम हमारा है, अधिकारियों को एक्टिव करके फिर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए थी। शुरुआती दौर में, और अभी भी क्या चल रहा है कोई बहुत बड़ा जानकारी अभी नहीं मिल रही है। शुरुआती दौर में जगह जगह के दौरे हुए, ठीक है, मोटा मोटा जगह जाकर के ऑफिसर्स को, उनके साथ साथ लीडर्स को जाना पड़ता है, लेकिन जो लोगों को एकदम राहत मिलनी चाहिए उसमें मुझे नहीं लगता अभी तक भी कोई बहुत बड़ा उसमें से कोई ऐसी कामयाबी गवर्नमेंट को मिली है। तो तैयारी नहीं थी सर? तैयारी तो चलो एडवांस में तैयारी तो नहीं कोई कर सकता था उसमें, ऐसा तो नहीं इसमें बोल सकते हैं, लेकिन जब आ गई है तो उसके बाद एकदम तुरंत कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट के सारे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करते हुए और लीडर्स, ऑल पार्टी मीटिंग्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इन लोगों के साथ मिलकर के जो गांव के दूर दराज तक नुकसान हुआ उसको गवर्नमेंट एकदम नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि सड़कें सारी खराब थी। अभी भी कई जगह सड़कें खराब है। जब सरकारी अमली जामा वहां नहीं पहुंच रहा तो स्थानीय लोग ही उसमें सहयोग करते हैं। तो स्थानीय लोगों से कोई ऐसी प्रभावी अपील भी नहीं की गई, कोई उनकी पार्टिसिपेशन भी नहीं ली गई, लेकिन फिर भी बहुत सी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने अपने आप जो नुकसान हुआ उन लोगों को सहयोग भी किया, वो चाहे आर्थिक दृष्टि से होगा, चाहे अपने घरों में शेल्टर दे करके होगा। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान रहने के लिए नहीं है, जिनका सब कुछ चला गया, 2-3 पीढ़ियों की कमाई चली गई। अब उसके बारे में भी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के पास है कि आने वाला जो हमारा
सर्दी का सीजन है, इस सर्दी के सीजन में लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा और गांवों के अंदर लोगों को किराए के मकान भी नहीं मिलते हैं क्योंकि उतने उतने सबके मकान हैं। तो उसके कारण अभी भी लोग बड़ी मुसीबत के अंदर हैं और गवर्नमेंट को इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को फौरी राहत कुछ ना कुछ पहुंचानी चाहिए। और जो हम राहत दे रहे हैं वो बहुत कम है, 5,000 की वो जनी 200, 500, 1000, 10,000 की बात कही है सरकार। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का मामला आ रहा है, लेकिन 1 लाख से ना आदमी का मकान बनेगा, ना दुकान बनेगी, ना आदमी की गौशाला बनेगी। तो उसके नाते गवर्नमेंट को एकदम इसमें मुआवजे में राशि बढ़ानी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जहां जमीनें धस गई हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जमीन गांव में धस गया, दोबारा वहां बन ही नहीं सकता है मकान, तो उन लोगों के लिए एकदम लैंड बैंक इकट्ठा करके उस जिला हेडक्वार्टर पे, उस तहसील हेडक्वार्टर पे, उस गांव के अंदर जा करके, इसमें हम लोगों को पटवारी से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक को सबको लगना पड़ेगा और मिनिस्टर से लेकर के डिप्टी कमिश्नर तक, इन सब लोगों को प्रायोरिटी अब हमें ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की, लोगों को बसाना कैसे है, बचाना कैसे है। वरना सर्दी के मौसम में बच्चों की पढ़ाई तो चली जाएगी, लेकिन ऐसे बीमार होकर के ना कहीं और एक नई मुसीबत हमारे लिए ना आ जाए कि बीमार होकर के लोगों की जान ना जानी शुरू हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और राहत को बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम राहत को बढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस समय पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खज्जल हो गए हैं। अमूमन आपके मुंह से जो है वो हमने विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह के जो है वो शब्द सुने हैं, तो ये जो सीएम सुक्खू जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खज्जल हो गए हैं, क्या सच में ही खज्जल है? क्या किस नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। उनको ऐसा लगता है जिस समय हम उनको घेरते हैं या उनको पकड़ते हैं तो फिर वो ऐसा कटाक्ष करते हैं बीजेपी के ऊपर। हम लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष है हिमाचल में, 25 लोग हम हैं, 40 लोग उनके हैं, तो एक मजबूत और अनुभवी विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी को हर बात को उठाना है और जो जिससे हल निकल सकता है, एक पॉजिटिव अपोजिशन ऐसा हम लोग कह सकते हैं, सकारात्मक विपक्ष हम लोग भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें अब उनको लगता है वो खज्जल है या हम खज्जल है, वो तो दुनिया बताएगी कि कौन खज्जल है और आने वाले समय में गवर्नमेंट की क्या स्थिति है वो लोकसभा के चुनावों में पता चलेगा। एक पहली परीक्षा इस गवर्नमेंट की लोकसभा के चुनावों में होगी और उसमें जो परिणाम आएंगे वो इनके ध्यान में है, उसके कारण ये लोग ज्यादा परेशान है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कई बार कटाक्ष करते हैं, मुझे लगता है वो अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि हिमाचल में तो सौहार्दपूर्ण वातावरण चलता है, आराम से चलते हैं, लेकिन कई बार वो खुद फंस जाते हैं। तो उसको मसले से हटने के लिए इस तरह की गवर्नमेंट से हट करके ठीक जवाब देने की जगह वो इस तरह की बात करते हैं, जिससे फिर हो हल्ला भी विधानसभा के अंदर हो जाता है। यहाँ पर यदि सत्तासीन पार्टी की बात करें, उनके विधायकों द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा गीता के श्लोक पढ़े जा रहे हैं और सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक झूठ बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर जी पर भी उन्होंने सीधा कहा, आप लोगों पर भी सीधा कहा कि झूठ बोला जा रहा है, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें या फिर अदर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तथ्यों के सरकार की तरफ से मदद की बात की, हम लोग तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसमें से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इन्होंने हटा दिए हैं। अभी भी जिन लोगों ने कोरोना काल के दिनों में अपनी जान हथेली पर रख करके जब परिवार के लोग अपने व्यक्ति को छोड़ गए थे, कोई अंतिम संस्कार तक भी नहीं आता था अपने परिवारजनों के लिए, अगर वो पूरे हो जाएं तो उसके लिए नहीं आते थे। इन लोगों ने उनकी सेवा भी की, दवाई भी दी, खाना भी खिलाया और अंतिम संस्कार तक इन लोगों ने मेहनत की। और उस समय तो कोई ज्वाइन भी नहीं करता था, नौकरी भी ज्वाइन नहीं करता था, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। अब उन लोगों को इन्होंने नोटिस दे दिया कि 30 तारीख के बाद, यानी 30 सितंबर के बाद उनको सेवाओं से मुक्त किया जाता है। और इसी तरह से जल शक्ति विभाग के अंदर इन्होंने बहुत से लोगों को बाहर निकाल दिया है। अब कह रहे हैं कि अब हम अगर किया होगा तो विड्रॉ कर लेंगे। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र उसी को बोलते हैं जिसमें आदमी अपनी गलती मान ले और उसके बाद ठीक काम की तरफ चले। प्रेस्टीज इशू लोकतंत्र के अंदर किसी चीज को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके ध्यान में आया, जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद किए लगभग 1000 के लगभग, अब उनको खोल रहे हैं समय समय पर। उस समय भी हमने यही विरोध किया था कि आपने एक मुश्त तुगलकी फरमान दे करके एकदम इंस्टीट्यूशन को बंद करने का कर दिया। आपको अधिकार है, आपकी गवर्नमेंट आई है, आप उसका सर्वे करो, आपको लगता है उसका निरीक्षण करो, कोई हमसे गलती हो उसको ठीक करो। लेकिन वो 1000 से ज्यादा संस्थान सारे गलत है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। और अब उससे साबित हो गया है कि वो इनका निर्णय गलत था, क्योंकि जहां भी चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं उनके अपने विधायक, उनके अपने पूर्व विधायक, उनके अपने मंत्री बोलते हैं कि सर ये बड़ा जरूरी था जो पिछली गवर्नमेंट ने खोला था, इसको दोबारा खोलो, तो फिर वो दोबारा बड़ा घोषणा करते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती तो हुई है।
और जो नुकसान बीच में हो गया, संस्थान बंद हो गए, लोगों की बदलियां हुई, लोगों ने आंदोलन किए, हम लोगों ने शोर मचाया, इन लोगों को दोबारा करना पड़ा, तो टाइम तो खराब हो ही रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है। तो निर्णय ठीक ढंग से लें, मुझे लगता है कि सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए और तोल करके निर्णय लेना चाहिए। केंद्र से जो मदद मिल रही है उसके लिए सरकार ये कह रही है सतीश जी की कुछ एहसान नहीं कर दिया है, जो हमें मिलना था वही मिल रहा है, एडवांस में मिल गया, पहले मिलना था बाद में मिलना था वो पहले मिल गया है, केंद्र की तरफ से एक चवन्नी की मदद नहीं की गई है अभी तक। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने पहले दिन से जनता को गुमराह करना शुरू किया। मुझे लगता है कि धमकियां और सहयोग इकट्ठा नहीं चलता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने शुरू में ही ये कहना शुरू कर दिया गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। अभी 5-7-10 दिन हुए थे उन दिनों। आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम रहता है, वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए, जगत प्रकाश नड्डा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हमारे वो आए, अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए, और जयराम ठाकुर जी वहां तक भी जाकर के आए जहां तक मंत्री और मुख्यमंत्री जी भी नहीं पहुंचे। तो उसके बाद केंद्र की टीमें भी आई केंद्र से, उन्होंने भी एनालिसिस किया है और इनकी टीम में भी अपना विश्लेषण कर रही है कि कितना खर्चा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, कितना खर्चा आने वाले टाइम में करना पड़ेगा दोबारा से प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए। पहले तो यही लोग शुरुआती दौर के अंदर 5,000 करोड़ बोलते थे, फिर 8,000 करोड़ पे आए, फिर 10,000 करोड़ पे आए। अभी जो इन्होंने केंद्र से मांग की है तो 12,000 करोड़ की है। अभी भी मुझे लगता है पूर्ण तथ्य इनके पास नहीं है, तो वो पूर्ण तथ्य जो केंद्र को जाएंगे वो केंद्र उसके ऊपर देखेगा, फिर उसके बाद पैसा देगा। केंद्र इमीडिएट जो कर सकता था वो उन्होंने किया है। जो इनको 2-4-6 महीने बाद पैसा मिलना था वो बिना कुछ उन्होंने कोई इनसे कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई शब्द पत्र लेकर के जब बिना कुछ किए इनको पैसा वापस पैसा दे दिया, जो शायद 4 महीने बाद मिलता, 6 महीने बाद मिलता। तो उस पैसे को जो पैसा नहीं मान रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के लोगों की, इनकी जेब में जब तक पैसा नहीं आता जो उस पैसे को पैसा नहीं मानते। और जेब में तो इनको मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट को आएगा, गवर्नमेंट आगे काम करेगी, तो मुझे लगता है पैसा भी और मिलेगा, ऐसा हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि मोदी जी कभी भी ये भेदभाव नहीं करते, उनकी आदत ही नहीं है कि गवर्नमेंट अपोजिशन किया, दूसरी पार्टी किया तो उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए, और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि उनको ऐसा कोई गाइड करे, कि ऐसा कोई गाइड करे कि ये ना करो वो ना करो। वो कभी किसी की ऐसी गलत बातों को वो सुनते भी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी जैसा बाकी प्रदेशों के अंदर देखते हैं, जो देने का उसको पूरा देंगे और जितना चाहिए होगा उतना देंगे, ऐसा हमें विश्वास। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि केंद्र से मिलेगा। आपने यहाँ पर बात कही, तो क्या यहाँ पर इस समय पर यदि हम बात करें, विधानसभा में भी ये मुद्दा आया, इस पर चर्चा हुई, प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया और ये सारी चीजें रही राष्ट्रीय आपदा को लेकर के, क्या जो कांग्रेस द्वारा यहाँ पर कमेंटिंग केंद्र सरकार पर की जा रही है, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इससे किनारा किया, और इसके आप दूरगामी परिणाम कैसे देखते हैं? क्या इस पर जनता का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि अभी जो पुनर्वास का कार्य भी चलेगा वो लंबा चलेगा और शायद लोकसभा के इलेक्शंस तक आगे ना चल पड़े, तो ये घाव कहीं हरे रहते हुए भाजपा को डैमेज तो नहीं पहुंचा रही है? भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। हिमाचल के अंदर जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और हमारा जो सहयोग उनको है वो करेंगे। और केंद्र में जैसा मैंने बताया कि जयराम जी ने भी बताया, विधानसभा के अंदर भी बोला है कि मैंने अमित शाह जी से भी बात की है, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, और नड्डा जी ने भी विश्वास दिलाया कि हम लोग करेंगे। गडकरी जी भी बोल करके गए, जितने भी नेशनल हाईवे टूटे हैं और 1-1 किलोमीटर उनके साथ जो गांवों को रोड जाते हैं, अगर उनमें भी कोई डैमेज हुआ है तो उसको भी केंद्र से पैसा देंगे। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो सहयोग तो गवर्नमेंट की जो एक प्रक्रिया रहती है उसके माध्यम से होगा। कोई ऐसे तो दे नहीं सकता कि दिल्ली गया और 4,000 करोड़ रुपया इनको पकड़ा दिया, 2,000 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया दे दिया। ऐसा कोई तिजोरी नहीं है जिसमें से निकाला, थैले में डाला और सुखू जी को जहां पर दे गया करके। एक प्रॉपर चैनल से ही गवर्नमेंट का पैसा जाता है। ये भी इसलिए इनका डिले हो रहा है, ये भी चाहते होंगे कि हम गांवों में कुछ करें। जैसा कह रहे हैं कि हम लोग आर्थिक इसका सहयोग में एक पैकेज लेकर के आ रहे हैं हिमाचल की जनता को, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि आपने 2 महीने से कोई पैकेज क्यों नहीं दिया। उसकी एक प्रक्रिया है ना, कि कोई चीफ सेक्रेटरी लगेगा, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी लगेगा, कोई डिपार्टमेंट्स के लोग लगेंगे, बैठेंगे, कोई कैबिनेट होगी, पास करेंगे, आगे जाकर के फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर लोगों को भेजेंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर को जाएगा। तो ये जो इनके पास है उसको नहीं बांट पा रहे हैं, तो दिल्ली से जो एकदम चाह रहे हैं कि एकदम थैलियां इनके पास आ जाए।
तो मुझे लगता है उसमें इसी चीज के ऊपर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ये शुरू से करना शुरू की है। शुरू से इन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू की है कि गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर रही है, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। इवन कुछ कांग्रेस के लीडर ने तो जहां तक बयान दे दिया कि बीजेपी के लोग जो दिल्ली जा रहे हैं वो पैसा रोकने के लिए जा रहे हैं। यानी इतना घटिया कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसी विपत्ति, ये कोई विपत्ति बीजेपी कांग्रेस के ऊपर थोड़ा आई है, ये विपत्ति प्रदेश की 75 लाख जो जनता है उसके ऊपर आई है, जहां जहां भी आई है। वो सब लोग अलग अलग पार्टी के होंगे, लेकिन हमारे सबके प्रियजन है, तो उन सबका सहयोग होना चाहिए। तो जब ऐसे आप कटाक्ष करेंगे तो आदमी का मन पे खट्टा हो जाता है। ठीक है, फिर जो होता है होने दो, फिर जो करते हैं करने दो। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, इकट्ठे होकर लगना पड़ेगा। और मुझे लगता है जितना नुकसान हुआ है, जो लोकसभा नहीं, कई लोकसभा निकलेंगी, कई विधानसभा निकलेंगी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। मकान लोगों के बढ़ने हैं, जमीन लोगों को लौट होनी है। हम भी इनको ये नहीं कह सकते कि आप एकदम लोगों को जमीन दो जी। ऐसा तो है नहीं है कि मेरा कोई घर का प्लॉट है उसमें से मैंने 4 मरले आपको जमीन दे दी। कोई डीसी, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट की लैंड देखेंगे, लॉटेबल लैंड कहाँ है, रिजर्व पूल की कहाँ है, पंचायत दे की कहाँ है, इन सब चीजों में गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि मैं इतने घरों के लिए जमीन 5 मरले, 5 बिस्वा, 10 बिस्वा दे सकता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट उनको अलॉट करेगी, फिर वो भाई साहब वहां पर जाकर के मकान बनाना शुरू करेंगे। तो जो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, जो 1200, 1500, 2000 मकान टूटा है, अभी तो दूर दराज के गांवों में पता लगेगा क्या क्या नुकसान हुआ है, जहां तक लोग गए ही नहीं है। और वहां तक हो सकता है मीडिया भी ना पहुंच पाया हो, क्योंकि सड़कें बंद है। अब आप लोग भी फ्री होंगे, हम लोग भी फ्री होंगे, लीडर्स भी अपने अपने घरों में थे, वो भी नहीं जा पाए पूरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर क्या हुआ है। फोन से ही लोग बताते हैं कि हमारे एरिया में इतने लोग चले गए जी, हमारी जमीन चल गई, हमारे पशु चले गए। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि जो लंबी लड़ाई है, जब 10,000 करोड़ रुपए को हमने कंप्लीट करना है, जितना भी नुकसान हुआ है, तो 3 पीढ़ियों के मकान बने होंगे जी। अब एकदम पीढ़ी कैसे करेगी, वो सारा हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारी चीजों को छोड़ करके, चाहे किसी के ऊपर और भी कट लगाना पड़ता तो कट लगा करके, जो लोग बेचारे इसमें पिसे हैं वो हमारे साथियों को देना चाहिए। मतलब इस फेवर में जो उन्होंने कहा कि हो सकता है विधायकों के फंड में भी कट लगा, विधायकों के फंड से बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। बहुत कुछ करने की जरूरत है, उससे चाहे बहुत टूटते रहे। जब हम लोग 55,000 रुपया दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं विधायक, तो बाकी जनता क्या कर रही है जो 3 लाख को तनख्वाह मिल रही है, जिनको पेंशन मिल रही है 1-1 लाख से लेकर के 40-40 हजार तक पेंशन है। तो वो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को अपील भी करनी चाहिए, और कुछ करना पड़ता तो करना भी चाहिए। आपने सदन में भी कहा था कि 1-1 महीने मतलब सैलरियां, हाँ, तो क्या दिक्कत है अगर 1 महीने की काट लेते हैं? जिनको आज तक तनख्वाह नहीं मिली वो भी रोटी खा रहे हैं। जो हम लोग 12 महीने तनख्वाहें लेते हैं, हम 1 महीना छोड़ के रोटी नहीं खा सकते क्या? इतना तो सबके बैंकों में होगा पड़ा हुआ। 1 महीने का भी 25,000 खर्चा आता है, बाकी तो जितना मर्जी बढ़ा लो, रोटी पानी कपड़ा लत्ता फीस के लिए तो इतना ही लगता है। बाकी तो जिसने ऐश करनी हो तो ज्यादा भी करते होंगे। और उसके नाते मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक बार जनता को विश्वास में लेकर के डिसीजन लेना चाहिए। बिजनेसमैन होंगे जो बहुत कुछ दे सकते हैं। कई लोग ऐसे, सुखराम जी ने उदाहरण दिया कि मैंने 4 लोग बुलाए तो उन्होंने बोल दिया कि इसका मकान हम बना देते हैं, ईंट मैं दे देता हूँ, सीमेंट मैं देता हूँ, बजरी मैं देता हूँ, सरिया मैं दे देता हूँ, लेबर इतना है खुद कर ले, तो लेबर के लाते गवर्नमेंट दे देगी। मैं इसमें ये भी मानता हूँ कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करे, ये भी गलत है। गवर्नमेंट हमारी होती तो भी हम उतना नहीं कर पाते जितना ये कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इतने लोगों को एकदम अकोमोडेट करना, जो समाज के बिना, धार्मिक संस्थाओं के बिना, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता। हम जो मर्जी बोलते हैं, नहीं हो सकता। सही बात कही आपने। एक सरकारी फैसला आया है क्रशर्स को बंद करने का, और इस पर आपने सदन में भी जो है वो खुल करके बात रखी, और उस बयान को जो है वो खूब वायरल भी वो लोगों के बीच में हो रहा है। ब्यास बेसिन पर क्रशर्स को बंद करने की बात कही है, कई विधायकों के क्रशर्स भी उसमें बंद हुए हैं। आप मानते हैं कि क्या ब्यास बेसिन पर ये क्रशर परमानेंटली बंद हो जाने चाहिए, या क्या आप मानते हैं क्रशर्स को लेकर के? आपने कहा था कि विधायक क्रशर भी नहीं चलाएं तो क्या चलाएं, उन सभी बयानों को लेकर, इस सवाल को लेकर क्या है? मेरा ऐसा मानना है, कई बार हर चीज में लीडर्स को टारगेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। यानी लीडर्स ऐरा गैरा व्यक्ति जो बोल ही नहीं सकता है, उसने वोट लेना है इसलिए वो, उसको बेचारे को जो मर्जी बोलते रहो, बोलता ही नहीं है। ये मेरी आदत नहीं है। लीडर भी हमारे समाज में से आया हुआ व्यक्ति है, और अगर वो वोट ले रहा है, जो लोकतंत्र में पार्टी ने, किसी ने उसको टिकट दिया, वो खड़ा हो गया, तो जनता उसको वोट दे रही है। तो जनता उसको वोट इसलिए दे रही है क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट है वोट देने का, उसको अधिकार दिया हुआ वोट का।
वोट उसको देना ही है, जनता को देना भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी तभी मजबूत होगी। तो उसके नाते कई बार हर चीज को लीडर्स के ऊपर हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे लीडर को घेरने की बात करते हैं। मैं उसमें मानता हूँ लीडर भी हमारे में से है, अगर कोई गलती लीडर करता है तो समाज भी तो कर रहा है। ठीक है, लीडर को कई बार लोगों ने आदर्श ही मान लिया हुआ है, मैं इसको गलत मानता हूँ। ना वो आदर्श है ना वो गए गुजरे हैं, वो भी आम समाज के नागरिक हैं। उसके नाते कभी आज हम एमएलए हैं, कल कोई और एमएलए होगा, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कल को शायद वो एमएलए बन जाए। तो उनके ध्यान में उस समय आएगा कि लीडर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और लीडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं तो कोई आसान नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ। उन्होंने खुद फील्ड चुनी है, हमने खुद फील्ड चुनी है। तो उस फील्ड में जितनी भी दिक्कतें होंगी, लीडर 24 घंटे जनता की अवेलेबल है। मेरे को लीडर के बिना बताओ 24 घंटे कौन अवेलेबल है? एक भी व्यक्ति बता दे कि मेरे को 2 बजे फोन करो मैं आ जाता हूँ, एक व्यक्ति बता दो मुझे कोई। तो लीडर 24 घंटे ड्यूटी देता है। जब उनके 2 रुपए भी तनख्वाह के बढ़ जाते हैं, कहते हैं मान्यों के बड़ी तनख्वाह है, तो 24 घंटे अवेलेबल है। और अगर कहीं लीडर्स ना हो ना, लीडर बिच किस लेवल की करप्शन दफ्तरों के अंदर होगी वो पता चलेगा लोगों को, और कोई पूछेगा तक नहीं। आदमी का जब काम रुकता है ना जी, तो सब आदमी बोलता है मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे पी है ना चाहे डीसी है, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी होगा, तो मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ नहीं क्या बोलता हूँ। उसका लीडर के ऊपर विश्वास है कि मैं अपने लीडर को बताऊंगा, फोन आएगा, अभी सेट हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। जो बड़ी बारी जहां पर मेरी बात नहीं सुन रहा, ठीक बात को भी नहीं मान रहा, तो लीडर कितना बड़ा सेट है समाज के लिए। अगर लीडर ना हो और बाकी हम सारे लोग इकट्ठे हैं, मैं नहीं कहता कि सब कुछ लीडर ही कर रहे हैं, लेकिन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। आम आदमी को रजिस्ट्री कराने जाए, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, नलका नहीं उसका लगता है, मीटर नहीं उसका लगता है, जब तक लीडर्स फोन ना करें। और हम कई बार बोलते हैं भैया मीटर लगना तुम लगा दो इसका, हमारे फोन करने से मीटर कैसे ठीक हो जाता है जो पहले गलत चल रहा था। ये बिल्कुल आदत ही गलत है समाज की, सोसाइटी की, काम करने वालों की। लीडर तो किसी काम को लास्ट में उसकी जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन प्राइमरी पड़ रही है। तो मैं इसको ये भी मानता हूं कि लोगों का ज्यादा विश्वास, आदमी दफ्तर में जाने से पहले, कई बार हम बोलते हैं कि भाई साहब आपका नलका लगना, मीटर लगना, पहले फाइल तो दो जाके। वो कहते हैं नहीं जी बात कोई नहीं पूछता, पहले आप फोन करो फाइल तब देंगे। इसका मतलब लीडर के ऊपर कितना विश्वास है लोगों को कि लीडर्स काम करते हैं। और लोग बोलते हैं लीडर्स काम नहीं करते हैं। सब कुछ ही जब उनके ऊपर आप फेंक देंगे तो सारे काम तो कोई भी नहीं कर पाएगा। क्रशर पर क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। उसके आगे फिर क्रशर का मामला भी ऐसे है। हिमाचल में 416 क्रशर है। कुछ लोग बोल रहे हैं जी लीडर्स के क्रशर है, लीडर्स के क्रशर है। क्रशर तो लगाना हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। बस का परमिट लीडर भी ले सकता है, होटल भी बना सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी ना करे। ये एक जो हमारी मानसिकता बन गई है ना कि वो कुछ भी ना करे, और जब वो चुनाव लड़े तो सब कुछ करे। मैं उसमें बोलना नहीं चाहता चुनाव में क्या क्या होता है, वो भी यही सोसाइटी है। मैं उसके ज्यादा चक्कर में नहीं बोलना चाहता, कभी जरूरत पड़े तो बोल भी दूंगा, लेकिन उस समय क्या क्या होता हम जानते हैं। मैंने पार्टी चलाई है 10 साल, वो पार्टी कैसे चलती है, कितनी मुश्किल आती है, और लास्ट में लीडर्स कैसे बेचारे परेशान होते हैं। 5 साल काम करते हैं, उसके बाद फिर उस समय जो सारी चीजें होती हैं वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, जिसके बारे में मैं इशारा कर रहा हूँ। जो सुनेंगे वो भी समझाएंगे क्या बोलना चाहते हैं। तो उसके नाते जहां तक क्रैशर का मामला है, जहाँ कोई होटलियर का मामला, जहाँ कोई भी है, कोई भी बिजनेस लीडर करे, लीडर क्या समाज का बड़ा व्यक्ति करे, वो अपने आप को ये ना माने कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि मैं कहीं भी ब्यास के अंदर जेसीबी लगा सकता हूँ, मैं पोक लाइन लगा सकता हूँ, मैं कहीं भी गवर्नमेंट की अवैध माइनिंग करके मैं अपना क्रैशर चला सकता हूँ। बड़े व्यक्ति को उल्टा झुकना चाहिए, उसको झुकना चाहिए, उसको छोटा बन के काम करना चाहिए, ताकि बड़े व्यक्ति के ऊपर कोई उंगली ना उठे। अगर क्रैशर 416 चल रहे हैं तो लीडरों को तो 25-30 होंगे, 40 होंगे, तो उन 450 से पूछा कभी किसी ने कुछ? तो 450 कौन है? तो मैं नहीं कह रहा कि उनको तंग करो, लेकिन सब लोग बराबर हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी समाज का है। हाँ, हम कहीं ये ना करें कि मेरी गवर्नमेंट आ गई है, अब मैं तो क्रैशर है, मैं तो जो मर्जी करूं, मेरी बस है, मैं जिस मर्जी रूट पे चलाता रहूं, रूट के बाहर भी जा रहा हूं, और जिस रूट पे चलनी चाहिए वहां कम सवारियां हैं वहां चलाता ही नहीं हूं, जहां राय उधर को घुमाई जा रहा हूं। तो ये लीडर्स की, इसको हम गलती कह सकते हैं। जब बड़े व्यक्ति की, कोई भी बड़ा व्यक्ति समाज का हो सकता है, कि हमारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो भी इसकी दौस में रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, जिसकी पार्टी आई उसके कार्यकर्ता एकदम दौस में चलना शुरू हो जाते, उनको उल्टा झुकना चाहिए उस समय कि हमारी गवर्नमेंट है यार, कोई हमारे ऊपर उंगली न उठाए। ये पहले आदत थी समाज के अंदर, बड़े लोग झुक करके चलते थे, अब बड़े लोग अकड़ करके चलते हैं। तो उसके जो अकड़ करके चलता है उसके ऊपर उंगली उठाना लाजमी है। समाज को अधिकार है लोकतंत्र के अंदर,
सो कॉल्ड जो बड़े लोग हैं, अगर वो गलत करते हैं तो उसकी बात को भी बाहर निकालना समाज का अधिकार है, मीडिया का अधिकार है जी, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम भी अगर एक स्तंभ के नाते हैं तो आप भी चौथा स्तंभ है। तो मीडिया को जेन्युइन रिपोर्ट करने का अधिकार है और करनी ही चाहिए, क्योंकि चेक और बैलेंस से चलता है डेमोक्रेसी। हमारे ऊपर जनता का, जिसको कहते हैं चेक है, हमें जनता को भुगतना है, बाद में उसको जवाब देना है, और आप लोगों को भी जनता के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी, शुद्धता को सामने रखना है। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है तभी रहेगा। इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, उसके ऊपर लीडर्स का चेक है कि भैया तुम जनता का काम करो, क्यों नहीं करते हो। जैसा आज बिल लाना पड़ा कि ये इतने टाइम के अंदर, लोगों की तो निशानदेही नहीं होती है 2-2 साल, तो क्या कर रहे हैं जो निशानदेही करने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोगों के 25-25 साल कोर्टों में फैसले नहीं होते हैं, तो क्या कर रहे हैं भैया जिन्होंने फैसले देने हैं। लीडर तो यूं फैसला देता है 2 मिनट के अंदर, तो वो भी तो उसकी खासियत है ना। उसके पास कितनी जनता आती है, एक चीफ मिनिस्टर 400 आदमी को डील करता है। जहां तो 4 आदमी आ जाए तो लोगों के नखरे 100 हो जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर करते हैं ना डील, मंत्री करते हैं ना, एमएलए करते हैं, एमपी करते हैं, प्रधान करता है गांव का जिला परिषद का मेंबर बेचारा सुबह से शाम तक 10 लोगों के, कभी थाने में चला हुआ, कभी जल शक्ति विभाग में चला हुआ, कभी पीडब्ल्यूडी में चला हुआ, कभी पुलिस के पास चला हुआ, कभी टीचर के पास एडमिशन को चला हुआ। ये सारे लीडर्स ही है, और लीडर के साथ साथ ये सोशल वर्कर्स हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो लोग इन कामों को करते हैं। तो उसके नाते हमारा लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस है। कई बार आप लोगों से गलती हो जाती है तो भी हम आपको बोलते हैं भाई साहब आप गलती कर दिया आपने। हमसे गलती होती है तो आप छापते हैं कि लीडर ने ये गलत किया। वो अधिकार है, तथ्यों पर रिपोर्टिंग करना हर पत्रकार का जन्म से अधिकार है, मैं मानता हूं, क्योंकि उनकी शुद्धता उसी से चलेगी। अगर हमारे ऊपर चेक नहीं होगा मीडिया का, अगर हमारे ऊपर जनता का चेक नहीं होगा तो हम कौन पूछेगा किसी को। तो कोई 24 घंटे क्यों अवेलेबल होगा। हम तो वोट के कारण 24 घंटे अवेलेबल है ना, सुबह से शाम तक अवेलेबल है। 25 तारीख को आपने पर्दाफाश करने की बात कही है, कौन सा पर्दाफाश करने वाले हैं आप। 9 महीने की सरकार, क्या ऐसा 25 तारीख को होने वाला है जिस पे आपने इस तरह का बयान दिया। नहीं, उसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों बार गवर्नमेंट से कई चीजें बात की है, लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजन ले रही है। जैसा आज आपने अंदर भी देखा होगा, गवर्नमेंट ने लोगों की छोटी छोटी रजिस्ट्रियां होती हैं, 1,000 गुना उसका वो बढ़ा दिया रजिस्ट्री करने का। जो आपका जुडिशियल पेपर्स लगते हैं, स्टैम्प पेपर्स लगते हैं, 1,000 गुना, जिसका 100 रुपया था उसका 1,000 गुना कर दिया, 1,000 रुपया कर दिया, या 5,000 कर दिया, या 10,000 रुपया कर दिया। इसी तरह से जो पेट्रोल डीजल महंगे किए हैं, बैट लगाया है, वो कितना महंगा हो गया। हिमाचल में 7 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। बिजली मुफ्त देने की बात हुई थी, वीडियो वायरल होती है, मीडिया के ऊपर भी होती है, सोशल जो मीडिया हमारा उसके ऊपर भी होती है। जो वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कैसे भाषण देते हैं। 31 तारीख को अगले दिसंबर के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी 300 यूनिट का कोई बिल नहीं आएगा। क्या नहीं आ रहे हैं लोगों के बिल। इसी तरह 1,500 रुपए पेंशन महिलाओं को। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी 1 जनवरी से आपको आनी शुरू हो जाएंगी। फार्म भर दिए, फ्रॉड फार्म, हाथ के पंजे वाले फार्म भर दिए, बढ़ा दिए। विधानसभा के अंदर मैंने पेश किए कि कौन सा फार्म है। कभी हाथ का पंजा कमल के फूल का फार्म भरने पे पेंशन लगती है। वो तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का फार्म आएगा, उसको भरेंगे, उसको बीजेपी की महिलाएं भी भरेंगी, कांग्रेस की भी भरेंगे, कम्युनिस्ट भी भरेंगे, जनता दल भी भरेंगे, बीएसपी भी भरेगी। लेकिन इन्होंने लोगों को गुमराह किया। गांव गांव में लोगों के फार्म भरे, फार्म भर के फिर इन्होंने उनको पता नहीं लगने दिया उनका वोट कैसे खरीद लिया। लास्ट नाइट को उनको पैसे दे दिया, आपका 1,500 आ गया, आप वोट डालेंगी तो आपका अगले महीने से पेंशन लग जाएगी। अगर बीजेपी आगे तो नहीं लगेंगी। उन महिलाओं ने गुमराह होकर डाल दिया। वो रिश्वत थी इनकी, वो इनका वोट खरीदने का आधार था। इन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी हर गांव के अंदर, 50 जहां फार्म बनते हैं उसका एक इंचार्ज बनाया हुआ था। उस इंचार्ज को पैसे दिए 1,500 के हिसाब से। अगर 100 बना तो उसको 1.5 लाख रुपया दिया, और 1.5 लाख उसने दे दिया। उस 100 परिवार को पता नहीं लगा कब हमारी कांग्रेस वोट खरीद गई रात को 1,500 महिला को देकर के। ये हुआ है, नहीं तो कसम खा जाए। मैंने पहली बार भी बोला था, वोट की खरीद 1,500 के लालच में फार्म भर के की। वो फार्म मेरे पास होंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे किसने छापा। कितने बड़े फ्रॉड लोग हैं जो गोबर खरीदने की बात करते थे। गवर्नमेंट को, मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, गवर्नमेंट का काम है गोबर खरीदना। शांता कुमार जी बोलते थे हमको चाय पानी बनाने के लिए आए हुए हैं। वो तो बोलते थे होटल चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है।
गवर्नमेंट का काम है लैंड ऑर्डर देना। लैंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो जो होटल चलाने, जो चीजें चलानी, जो जनता का काम है। इसलिए उन्होंने 1990 में पहली बार प्राइवेट बसें चलाई थी। उन्होंने कहा हमसे नहीं पूरी हो रही हैं तो जनता को दो। आज 1500 1700 बसें प्राइवेट हैं, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को रोजगार मिला है और उसके कारण हजारों लोगों को सहूलत मिली है। जब गवर्नमेंट की बसें जाती थी लोग रोकते नहीं थे, उसके एक परमानेंट स्टेशन थे। आज तो जहां से आप सिटी मारो बंदा रोक लेता कि घट्टी उतर रहा है, बंदा बाद में लेके चलते हैं इसको। और अगर किसी माँ ने कोई बड़ा टैक्सी पकड़ा है, बहन ने बड़ा टैक्सी पकड़ा तो प्राइवेट कनेक्टर उठ करके अंदर डाल लेता है। प्राइवेट गवर्नमेंट वाला सिटी अगली मार देता था, छोड़ो छोड़ो यार टैक्सी किसी ने उठाना, इसका सहूलत आई ना जब प्राइवेटेशन हुआ। मैं ये नहीं कहता सारी चीजें प्राइवेट हो जाए, लेकिन सारे काम गवर्नमेंट के ही है, ये भी बिल्कुल गलत है कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करना है। होटल भी हम चलाएंगे, उसके अंदर फिर कितनी करप्शन होती है। एक भी गवर्नमेंट का 2 होटल है जो पूरे प्रदेश में प्रॉफिट में है और जनता के सारे प्रॉफिट में है। अब आप बताओ क्या प्रॉफिट है? प्राइवेट बसें सारी प्रॉफिट में है, हमारी गवर्नमेंट जुलूस निकला हुआ सारी का, शीशे टूटे हुए। उनकी बढ़िया बसें हैं, उनका बढ़िया सिस्टम है। तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का कंपटीशन होना चाहिए हर चीज में, उसके नाते ये सारी चीजें होनी चाहिए। 25 तारीख को आप एक विशाल प्रदर्शन करना है। इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट हर जगह पे फेल हुई है, जो इन्होंने वायदे किए थे उसको भूले हैं। इन्होंने ही बोला था कि हम लोग जैसे ही ओथ लेंगे एकदम आप लोगों को ये वायदा पूरा करेंगे। अब वो वायदे पूरे नहीं हुए तो हम लोगों ने इनके जागरूक करने के लिए इनको कि भैया आपका 1 साल पूरा होने को है, क्योंकि जब दिसंबर में सेशन लगेगा शीतकालीन सेशन तो उस समय इनका साल हो जाएगा, उस समय देखेंगे पार्टी को क्या करना है। लेकिन अभी इनको जागरूक कर रहे हैं कि भैया आप लोग आपदा में भी फेल हुए हैं, आप लोग जो वायदे किए थे, गारंटियां थी तुम्हारी, उसमें भी तुम लोग फेल हुए हैं और आप लोग उल्टा लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं प्रतिदिन। अब हमने लिस्ट, आज बैठे थे हम लोग विधायक के लोग, टोटल हम लिस्ट बना रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कितना कितना क्या क्या बढ़ाया है, जनता के ऊपर कितना कितना बोझ डाला है। वो लिस्ट टोटल मीडिया को देंगे। लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। नहीं, लोकसभा तो हमने जीतना है, इनको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बीजेपी 4 सीटें जीतेगी। ऊना में आते हैं आपके 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट करती है। लोकसभा के टाइम पर जितना हमें वोट मिला, हमें 38,000 वोट कम मिला है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ जब लोकसभा का चुनाव आएगा 4-5 लाख वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा पड़ेगा। ऊना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ऊना जिला की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस बार कुछ खासा भाजपा का अच्छा प्रदर्शन वहां पर नहीं रहा है। अनुराग ठाकुर जी को भी वहां से अच्छा खासा लीड जो है वो हर बार मिलता रहा है। इस बार आप समीकरण किस तरह से देख रहे हैं? मुकाबला सीधा सरकार के साथ भी? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। सरकार के साथ तब मुकाबला होता है जिस समय सरकार पॉपुलर होती है। जब सरकार झूठी साबित हो जाती है तो सरकार का उल्टा पड़ता है। इनका उल्टा रहेगा, आपने देखना, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो गई है। जी अग्निहोत्री जी दोनों फेल हो जाएंगे। आपने देखना है, अपने बूथ नहीं बचा पाएंगे ये लोग। पिछली बार अपने बूथों पे वीरभद्र जी भी हारे थे। जब पिछली बार इनकी गवर्नमेंट थी ना, पिछले से पिछली बार मोदी जी की फर्स्ट लहर में, तो वीरभद्र जी की कंस्टिट्यूंसी हल्की से 26,000 की लीड थी, इनके ग्रामीण से 20,000 की लीड थी, रोडू से 9,000 की लीड थी। कोई नहीं बचे थे, अपने बूथ नहीं बचा पाए थे ये लोग। 68 की 68 कंस्टिट्यूंसी में हमारी लीड आई थी और हर जगह पे हम लोग इनको हरा करके आए थे। इस चुनाव में भी इनका वैसे होगा। जब उस गलतफहमी में होंगे कि पहले बड़ा एमपी का चुनाव इन्होंने बाई इलेक्शन में जीत लिया था, उस समय मोदी जी का नाम नहीं था बाई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ। अब मोदी जी के नाम पर देश के अंदर वोटिंग होनी है। आपने देखना जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बहुत से लोग आपको भी, अगर आप लोग जब इंटरव्यू लेंगे, वो कहेंगे जी पिछली बार तो हमने बीजेपी को नहीं डाला, जब विधानसभा थी, आप डालेंगे। क्यों डालेंगे? मोदी को डालेंगे। एमपी को तो नाम ही नहीं लेता कोई भी उस समय। यही बात है, मोदी जी के नाम पे वोटिंग होती है पूरे देश के अंदर जी। तो उसके नाते मैं आपको बोल सकता हूं कि इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है लोकसभा की। ये जो मर्जी करें, ना इनको कैंडिडेट मिल रहे हैं, इनके कैंडिडेट ही सारे ना दे रहे हैं। जिनको ये बोल रहे हैं कि आपको एमपी का लड़ाना हो, कहते छोड़ो भैया, कोई ऐसा लड़ जाएगा कोई ना कोई जिसको बलि का बकरा बनाना है। सत्य जी, आप सदन में यहाँ पर सरकार को सुझाव दे रहे हैं मंत्री बनाने का कि धर्माणी जी को मंत्री बना दीजिए, इनको मंत्री बना दीजिए। आपदा की स्थिति है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सीपीएस भी ऑलरेडी है, बावजूद इसके आप इस तरह की सलाह क्यों दे रहे हैं सरकार? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि क्या आपदा की स्थिति में किसी ने सेक्रेटरी कम किए, किसी ने डिप्टी सेक्रेटरी कम किए, किसी ने एडिशनल सेक्रेटरी कम किए, किसी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी कम किए? लीडर पर ही क्यों बात आती है? मेरे को इसी पे ऑब्जेक्शन होता है हमेशा। 12 लीडर, अगर 6 लीडर और आ जाएंगे तो जनता को सहूलत है, तो जनता को सहूलत नहीं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो करना चाहिए। अब इनके 3 मंत्री नहीं बन रहे हैं,
तो एक एक आदमी को 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। देखो, मैं मानता हूं कोई भी आदमी इतना कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट्स को चलाए। होता क्या है कि आपने एक व्यक्ति को मेन डिपार्टमेंट 1 या 2 दे दिए, 2 डिपार्टमेंट 100 काल छोटे। मैं किसी भी चीज को छोटा नहीं मानता हूं। कल भी मेरे अंदर चर्चा हो रही थी कि कई लोग कुछ डिपार्टमेंट को छोटा मानते हैं। हर डिपार्टमेंट में काम करने का मादा होना चाहिए आदमी में, आदमी उसमें से भी चीज निकाल लेता है। कई ऐसे काम आपको आज लगते होंगे जो छोटे लगते थे, मोदी जी ने उनको कैसे निकाला बाहर, आज वो बड़े लगने शुरू हो गए। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कई बार क्या होता है कि मेन डिपार्टमेंट तो मंत्री चला लेते हैं, जिसका मालूम है को पास IPH है, फिर HRTC हो गया, मुकेश जी के पास 1-2 कोई और होंगे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा होगा। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर साहब के पास 10-15 डिपार्टमेंट होंगे। डिपार्टमेंट सफर होते हैं, जनता सफर होती है। अगर मंत्री होते हैं तो मंत्रियों के कमरे के अंदर कौन जाता है? जनता जाती है। और कई बार तो मंत्रियों की चाय भी गिन लेते, जो इतने लाख की चाय लगी, तो उसके घर वाले थोड़ा पीते हैं उसके कमरे में आकर के। जनता आती है, जनता को क्या हो, चाय भी ना पिलाए? अगर ना पिलाएगा तो कहेंगे जी लीडरों के कमरे में तो चाय पानी भी नहीं मिलता है। तो जनता ही आ रही है, तो जनता को ही दिया जा रहा है, जनता का ही पैसा है। उसी नाते मंत्री बनेंगे तो मंत्रियों की सहूलतें जो है वो डिपार्टमेंट देखेंगे, डिपार्टमेंट को वो चलाएंगे। तो उन डिपार्टमेंट को अगर वो अच्छा चलाते हैं तो जनता को ही उसका लाभ होगा। वरना आज वो डिपार्टमेंट सफर हो रहे हैं, 54-55 डिपार्टमेंट है। अब आपके 10 मंत्री 9 मंत्री कैसे चलाएंगे उसको? 5-5 डिपार्टमेंट है एक आदमी। मुखसुख जी के पास तो मुझे लगता 15 डिपार्टमेंट होंगे। आपको क्या लगता है सर कि क्या कांग्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि उनके पास विशेषज्ञ कोई? आप इसी से देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट अपना पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना सकती है और क्या कर सकती है। जो आदमी मंत्री ही पूरे नहीं बना सकते हैं, उस पार्टी की क्या हालत है, दिल्ली से लेकर के हिमाचल तक। दिल्ली वाले कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को धरातल के ऊपर जो चीज है वो करनी होती है, लेकिन दिल्ली वाले दबाव डाल के गोबर बेचेंगे हम आके। उन्होंने कहा है इनसे, हिमाचल कांग्रेस के नारे नहीं है जे छत्तीसगढ़ से आए हुए नेता, दिल्ली से आए हुए नेता, जो उन लोगों ने बुलवाया इन लोगों से 100 रुपया किलो दूध खरीदेंगे, 1500 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब वो कहाँ है शुक्ला जी वगैरह, कहाँ गए वो बघेल जी? वो बताया ना कि उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर के नौकरियां दे दी है, जब महिलाओं को 1500 दे दिया। अब चुनाव आ गया तो उनकी स्टेटों में 500-500, 1000 रुपया दे करके पीछे छुड़ा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि चुनाव आ गया। उन्हें 4.5 साल नहीं दिया। जहां भी ये करेंगे देखना, 4.5 साल कुछ नहीं करेंगे, पर 4.5 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे पक्का गारंटी नहीं है कि 4.5 साल तक भी रहेंगे ये लोग। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सोच सकती है कुछ? इनके अपने लोग बहुत परेशान है, मतलब कुछ वो हमें बोलते हैं कि तुम कर ही कुछ नहीं रहे हो। हमने कहा भैया इनके पाप बाहर आने दो, कांग्रेस के जो पाप है, जो वायदे हैं, जो पूरे होने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आपको लगेगा तो आप लोग सहयोग करना हमारा, वरना हम आप लोगों को तोड़ेंगे नहीं, हम लोग खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। मतलब हम लोग लोकसभा के बाद एक्सपेक्टेड कर सकते हैं? इनके लोगों से पूछना पड़ेगा कि उनको क्या लगता है। लोकसभा तक भी अगर वो संतुष्ट नहीं हुए, आज लोगों के 4-4 महीने बाद कागज नहीं मिल रहे हैं सेक्रेटेरिएट में, 4-4 महीने हो गए कागज नहीं मिल रहे हैं। तो मैं जो मंत्री की बात करता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि जनता को उससे लाभ होगा। उससे अच्छा कि जो 10 इन्होंने सलाहकार बना लिया उनको हटा दें। वो किसको सलाह दे रहे हैं? जो एक मित्रों की मंडली है, वो मित्र मंडली क्या कर रही है वहां पर बैठ करके? उतना खर्चा मंत्री के ऊपर आएगा। मंत्री गांव में जाएगा, स्टेट में जाएगा, कार्यकर्ताओं के काम करवाएगा, जनता के काम करवाएगा। ब्यूरोक्रेसी अगर सुन नहीं रही है, ऑफिसर कर्मचारी को बात नहीं मान रहा है, तो उसको मनाएगा। तो जो मित्रों की मंडली है किसी का काम कराती है क्या? तो फिर ऐसी मित्र मंडलियों से सरकारें नहीं चलती हैं, पब्लिक के लोगों से सरकारें चलती हैं। वो भी लोग बनाने पड़ते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इतने लोग बना दो। और कई बार तो इस तरह की चीजें बना दी जाती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, तो उसके नाते मुझे नहीं लगता उसका कोई महत्व है। एक सवाल पूछूंगा सर, दिल से जवाब दीजिएगा। आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक स्पष्टवादी नेता माने जाते हैं, बेझिझक आप बोल देते हैं जो मन में आता है। आपने विधानसभा में भी मामा विधायक ऐसा मामा आया गया, तो क्या कुछ इस तरह से भी आपने काइंड ऑफ बयान दिया? और पहले भी आपके इस तरह से रहे हैं, बहुत क्लियरली और बोल्डली आप बयान देते हैं। तो क्या इस बोल्डनेस का खामियाजा भी आपको अपने राजनीतिक करियर में भुगतना पड़ता है, या किस तरह की चीजें रहती है? एक बार दिल से जवाब दें। नहीं, उसमें ऐसा है कि समाज के अंदर सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग बिल्कुल मीठी मीठी बातों से मान जाते हैं, कुछ लोग बरगलाने वाली बातें होंगी वो भी सुन लेते हैं, और बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग मैं जानता हूं कि स्पष्ट चीज को मानना चाहते हैं। उसी कारण से मुझे जनता ने 4 बार जिताया है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसे ही बोलता हूं, मैं जनसभाओं के अंदर भी ऐसे बोलता हूं। जब वोट मांगने जाता हूं मैं तब भी बोल देता हूं कि भाई साहब ये मैं हूं,
मुझे वोट डालना तो डालो, दूसरा ये है बाकी तुम देख लो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे कोई वोट डालो, देखना तुमने है, तुम्हें अच्छा मैं लगता हूँ मुझे डाल दो, तुम्हें अच्छा लगता है दूसरा डाल दो। डेमोक्रेसी हमको नेपोलियन थोड़े है जो हर बार जीतते रहेंगे कि हर युद्ध को जीतना हमारा काम है, हमारा काम नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता को जो निर्णय देना वो दे, लेकिन हम लोगों को अपनी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। भुगता है कभी नहीं, उसका कई बार लोगों को लगता है कि जी आपने जो गलत बोल दिया। मैंने कहा आप फिर जब वो व्यक्तिगत मैन टू मैन बात होती है तो कहते बोलना तो आपने ठीक है पर बोलना नहीं चाहिए। मैं कहता क्यों नहीं बोलना चाहिए? फिर तुम भी बोलते हो कि लीडर झूठ बोलते हैं और तुम भी बोलते हो कि लीडर सच क्यों बोलते हैं। मैं कहा पहले जनता तय करे वो चाहती क्या है, वो बताए ना चाहती क्या है। दो चीजें नहीं चलेंगी ना जी, कि एक बड़ा भारी आदमी है, कोई बहुत बड़ी करप्शन कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है तो कह रहे हैं देखो जी कितना चोर है, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर सड़क में खड़ा हुआ कहते देखो इसका अपने घर नहीं बना, ये क्या करता है जनता का, ये तो बस में जा रहा है। तो तुम चाहते क्या हो बताओ ना? बस वाला ठीक है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला ठीक है। ये है ना कॉन्ट्रडिक्शन लोगों की है। मैंने खुश हुआ, मैंने खुश होने हुआ। अभी तो कोई नहीं जाता। 20 साल पहले हमने मंत्री देखे हो जो बेचारे जब हट जाते थे, गवर्नमेंट बल जाती थी या हार जाते थे, बसों में जाते थे तो उनको भी लोग कटाक्षी करते थे। वो खड़ा हुआ कैबिनेट मंत्री, ये अपना नहीं कुछ कर पाया इसलिए हमारा क्या करना था। दूसरे ऐसे भी थे जो बहुत बड़ा हाई लेवल पे जिनको करप्ट माना जाता था तो कहते देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे जी, हमारा क्या करेंगे। तो तुम भैया एक कंसेंसस तो बनाओ, जनता तुम चाहते क्या हो? आप जानते बुरा तो जो शरीफ है वो भी तुम्हारे लिए बुरा है और जो अच्छा है वो भी तुम्हारे लिए बुरा, सबके ऊपर ही तुम कटाक्ष करना चाहते हो। इसलिए हमें मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए, सच आदमी को सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब जनता भी इसलिए हमसे मुफ्त में चीजें ढूंढनी शुरू हो गई है कि हम उसको सच नहीं बता रहे हैं कि जो प्रदेश 75,000 करोड़ कर्जे में है। मुझे बताओ कोई परिवार 75 लाख कर्जे के अंदर होगा और उसका बाप कहेगा तू सोया रहा, मैं तेरे को 12 महीने मुफ्त रोटी खिलाऊंगा। बंदा बाहर उठा देता बेटे को, उठ भैया कमाई कर, बेटी की शादी आ गई है, तेरी बहन की शादी करनी है, उसको बताता हो कि शादी है तो खर्चा होगा। यहाँ तो बता ही नहीं रहे किसी को कुछ भी, तुम्हें ये दे देंगे तुम्हें वो दे देंगे। कहां से दे देंगे तुम लोग? भाई टैक्स पेयर जो लोग हैं बेचारे उनके ऊपर तुम टैक्स लगा रहे हो, उनके टैक्स को तुम बांट ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे घर की कमाई है। जरा अपने पिताजी की कमाई को बांट के दिखाए ना कोई लीडर मुफ्त में तो दे, फिर मैं मानूंगा। तुम जनता की कमाई को जनता के हित के लिए लगाओ, उसके रास्ते टूटे हैं, उसकी बसें ठीक नहीं है, उसके बिजली के मीटर नहीं मिल रहे हैं, पहले 1.5 साल से मीटर नहीं आ रहे, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं खरीद पा रही है। गवर्नमेंट डीलक्स बसें इसलिए नहीं चला रही है क्योंकि उसके पास है नहीं है पैसा। अगर हम लोग गवर्नमेंट को ठीक ढंग से चलने देंगे तो खटारा बसें गवर्नमेंट क्यों भेजेगी? गवर्नमेंट का कोई, जिसको हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट लीडर को चाहेगा कि मेरी जनता जब मेरे जो लोग अभी टूटी बसों में घूमे, पर उसके पास है ही नहीं है। कई बार फोटो आती है कि बस का शीशा टूटा हुआ, गत्ता फंसाया हुआ। भैया गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो गत्ते से काम चलाएंगे, क्योंकि तुम लोग जब फालतू के खर्चे कर रहे हो, मुफ्त की बिजली देनी है तो गरीब को दो, मुफ्त का आपने किसी को बस फेयर में राहत देनी है तो दो, लेकिन तुम लोग सबको मुफ्त में दे देंगे, कभी महिला के नाम पर, कभी किसी वर्ग के नाम पर, कभी वोट के नाम पर। तो मुझे लगता है इससे देश आगे जाने वाला नहीं है। तो देश खोखला हो जाएगा, तो देश की ट्रेनें भी टूटी होंगी, देश के एयरपोर्ट्स भी ऐसे ही होंगे, देश के रोड्स भी फिर ऐसे होंगे। मोदी जी ने सारी चीजों को कसा ना, तो आज देश के अंदर 4 लेन्स, चतुर्भुज लेन्स, देश के अंदर राफेल जहाज से लेके, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, आज मिलिट्री को भी सहूलतें मिली है तो मोदी जी के पास पैसा है तब दे रहे हैं ना। तो इससे पहले लोग खा जाते थे जब फालतू का बांट जाते थे। मोदी जी ना खाते हैं ना फालतू का देते हैं। वो अपने घर को जैसे मालिक चलाता है वैसे मोदी जी गवर्नमेंट को चलाते हैं। हर चीफ मिनिस्टर को, हर मुख्यमंत्री को घर की तरह ही गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। परिणाम जो मर्जी हो, पहले 30 साल से किसी की गवर्नमेंट नहीं बनी, इनकी भी नहीं बनेगी। किसी की बनी है, जिसने बहुत लूट मचाई उनकी भी नहीं बन रही है। लूट मचाई में जनता को जो मर्जी दे दिया, लेकिन जनता ये भी नहीं चाहती है कि जो आदमी अमीर है उसको भी बिजली का फ्री और जो गरीब है उसको भी फ्री। गरीब को 300 यूनिट कर दो ना, अमीर को 1 भी यूनिट मत दो। हम कितने लोग हैं जो दे सकते हैं, लेकिन हमारा भी फ्री कर देंगे। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये तो बिल्कुल लूट बजा रहे हैं, कुछ नहीं है। ये तो टाइम पास पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं होती है। पॉलिटिक्स देश को चलाने वाली होनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। जनता को सच बता करके मैं क्या कर सकता हूं वो होगा, जो नहीं होगा ओके भैया नहीं होगा, अगली बार तेरा जो मन करेगा तो करना। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, हालांकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बेबाकी से सभी जवाब दे रहे हैं। सीएम सुक्खू की बात करें या इस प्रेजेंट सरकार की बात करें, 9 महीनों का कार्यकाल पूरा रहा है, इस तरह से आप इसे आंकते हैं 1 से 10 स्केल में? नहीं, उसमें सुक्खू जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और बड़े लंबे समय उनका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम सब लोग इकट्ठे रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में।
उनका बड़ा लंबा संघर्ष है NSUI यूथ कांग्रेस से कांग्रेस तक, और उन्होंने मेहनत करके वो इस पद तक पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजों में कि उसको ठीक हो जाए, लेकिन कई बार तुरंत निर्णय उनके गलत आ रहे हैं जो उल्टे पड़ रहे हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी गारंटियां जो होगी, हमने तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बोला भी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि भैया तुम एक बार बोल दो कि हमसे गलत लिख हो गया है गारंटियां, हम भी तुम्हारा बात नहीं उठाएंगे। हम भी नहीं दे सकते थे ये, इसलिए हमने लिखा नहीं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। अगर हम लिखते तो हम देते। इनको पता कि हमने तो ठगनी है दुनिया, तो लिख दिया। अब सुक्खू जी ने तो मैनिफेस्टो बनाया नहीं है, अब उनके गले की फांस बन गया वो मैनिफेस्टो। वो तो चले गए सारे, अपना फट्टी बस्ता उठाया, अब दिल्ली चले गए सारे लोग, गवर्नमेंट बन गई है, भैया तू चला जैसे चलानी है। तो सुक्खू जी कोशिश कर रहे हैं उन सारी बातों को ठीक करने की, लेकिन ठीक करते करते कहीं खुद ही ठीक ना हो जाए, कहीं कांग्रेस ही ठीक ना हो जाए। अब उनको देखना है, क्योंकि बोला उन्होंने है, हमने नहीं बोला है। 5 लाख नौकरियां कोई नहीं दे सकता है। जब इस प्रदेश के अंदर पहले 75 सालों में 3 लाख को नौकरी है, तो भैया 5 साल में 5 लाख को और कहां से मिल जाएगी। आप बोल रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट के क्षेत्र में नहीं कहा था, हम तो सारी जोड़ करके बोल रहे हैं, आउटसोर्सिंग, उसके बाद फैक्ट्रियों के अंदर, उसके बाद प्राइवेट के अंदर। भैया दीवारों के ऊपर लिखा हुआ 5 लाख देंगे रोजगार, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्राइवेट में देंगे, फैक्ट्रियों के अंदर देंगे। मैं कहता हूं 5 साल के बाद ये फैक्ट्रियों का गणा करके भी हमें 5 लाख बता दें। 1 से 10 के बीच में से कितना पॉइंट्स? नहीं, चलो पॉइंट्स तो आप लोग दे सकते हैं, मीडिया के लोग। कुछ चीजें ठीक होंगी उनकी, कुछ चीजें, ज्यादातर चीजें गलत हो रही हैं, तो इसलिए मैं नंबर देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं। आदमी जो सत्ता चलाता है उससे गलतियां भी होती हैं और गलतियां हो रही हैं। वो नंबर उनको लोकसभा में जनता देगी और विधानसभा में भी जनता देगी। कितने मिलते हैं उस समय एनालिसिस होगा कि कितने मिले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी पर आपसे मनोज ठाकुर के साथ, और हमारे साथ सतपाल सती जी यहाँ पर मौजूद। जैसा कि हमने कहा कि वे बाकी से सभी सवालों के जवाब देते हैं, ना सिर्फ सवालों के, स्टेटमेंट्स भी इनकी बड़ी क्लियर और बोल्ड रहती है। सती जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। फॉर्चूनेट रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस खास इंटरव्यू में हमारा साथ दिया सीनियर जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, राजीव चौहान और विक्रांत भदन जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।